ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस। उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, यस। तो एक छोटा सा रिविजन, हर एक कंसेप्ट का तो नहीं, लेकिन जो बेसिक टर्म्स है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, पहले वो देख लेंगे। एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। ये हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग ये जो टर्म्स है ना, इससे आप लोगों ने फेमिलियर होना है। सॉरी। ओके, अब ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें हम लोगों ने डीसी सोर्स लगाया है, यानी बैटरी, या फिर आप इसको सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस। तो ये जो सेल है, ओके, ये सेल हम लोगों ने, ओके, एक बेसिकली एक लूप में कनेक्ट किया हुआ है। और ये लूप में क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और एक की लगाया हुआ हम लोगों ने जिसको हम लोग के बोलेंगे। ठीक है, यस। यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम टाइप का ही सर्किट दिखाया हुआ है, सिर्फ ये जो की है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लग की। ओके, ये जो सिंबल है वो प्लग की का है। और ये जो सिंबल है, तो हम लोग बोलते हैं ये वो स्विच का सिंबल है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो बटन्स देखते हैं, ओके, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स के ऊपर जो स्विचेस देखते हैं, ये वो टाइप का स्विच है। अभी ये जो स्विच है वो आपको क्या दिखा रहा है, ओके, द स्विच इज ओपन। ओके, तो जब आप इसको टैप करोगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा, इट विल बिकम क्लोज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको भी हम लोग की बोलेंगे, लेकिन ये जो की रहता है इसको प्लग की बोलते हैं। ये एकदम सिंपल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लग की का एग्जांपल क्या है, तो एकदम सिंपल है। हम लोग जैसे यूएसबी इंसर्ट करते हैं, ओके, या फिर अगर मैं बोलूँगा कि हेडफोन का जो कॉर्ड होता है, ओके, तो इट इज सिमिलर टू दैट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एनीवे, अब यहाँ पे ये जो दोनों है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ये क्लियर है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ इस तरह से हो गया कि आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज R1, ओके, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आपका बैटरी है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R3, यहाँ पे एक और ईएमएफ सोर्स है। ओके, लेट अस से इसको E2 बोल दिया, और ये जो ईएमएफ सोर्स है इसको E1 बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक की लगा दी है। ठीक है, और एक और लूप ले लिया हम लोगों ने लाइक दिस। ओके, R1 R2 R3 एंड दिस इज R4। ओके, तो आप क्या बोलोगे, सर ये अभी एक सिंपल सर्किट तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स देखोगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ए, बी, सी, डी, ई, ओके, ये पॉइंट को एफ बोल दिया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने एक्स बोल दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि सर यहाँ पे अगर हम लोग ए बी एक्स एफ ए बोलेंगे तो ये एक सिंपल सर्किट के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो पूरा है ए सी डी ई ए, ओके, वापस मैं बता रहा हूँ, ए सी डी ई ए, ये अपने आप में क्या है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्किट्स। ओके, और ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। ओके, ये हमारा सर्किट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट अगर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया विद मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके, यस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है तो वहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं ना, ओके, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। दो टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है ना क्या, तो मैं बोलूँगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इसको भी चलो पॉइंट वाई बोल देता हूँ मैं। जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है। एंड ज्योमेट्री जब हम लोग देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली आप इसको नेमिंग करोगे। ओके, इसको सब हर एक पॉइंट को आप उसको नेम करोगे। तो ये एक हो गया ज्योमेट्रिकल पॉइंट। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज जंक्शन।
ओके, पहले तो हमें वो कंसेप्ट समझना है, व्हाट एग्जैक्टली इज जंक्शन। ओके, तो आप मेरे को पूछोगे सर क्या पॉइंट ए जंक्शन है क्या? ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे। आर, ओके, जो आवाज आ रही है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। ओके, कभी कभी हमें भी डिस्टर्बिंग होता है ये, हम कुछ कर नहीं सकते। सॉरी। हाँ, तो अभी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे? ए, बी, सी, ओके, वाई, टी, ऐसे जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। टी से फिर हम लोग ई पे आएंगे, एफ, ओके। आप बोलोगे E1, तो E1 नहीं, मैं E1 इज द EMF सोर्स, ओके, E1 उसको बोला हुआ है। और फिर पॉइंट ए तो लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद एफ भी ले लिया है, एक्स, और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट्स है दीज आर व्हाट ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। यानी आप बोलोगे सर हर एक पॉइंट आपने एक तरह से कंसिडर कर लिया, मैं बोलूँगा बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ पे एक तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हो गया, अब एक और टाइप के पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज जंक्शन। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज जंक्शन? तो जंक्शन हम लोग बोलते हैं ऐसा पॉइंट है जहाँ पे करंट एक तो सॉरी, जंक्शन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे करंट एक तो स्प्लिट होगा या करंट एक तो यूनाइट होगा। यानी आप बोलोगे ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो लेट अस से मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारा E1 है, EMF, ओके, उससे जो करंट I1 है वो फ्लो हो रहा है। अब I1 जब R1 में से फ्लो होगा, ठीक है, तो R1 में से फ्लो होने के बाद भी इट विल बी I1, बट पॉइंट बी पे आके, ओके, I1 जो है वो स्प्लिट हो जाएगा एज वॉट, I2 एंड I3, क्योंकि अभी उसके पास दो पाथ है। ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, I1 जो है इट विल गेट स्प्लिटेड एज I2 एंड I3। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये जो E2 है ये भी तो I2 भेज सकता है, डेफिनेटली भेज सकता है। ओके, लेकिन एक बार जब हम लोगों ने नेमिंग चालू किया, ओके, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ओके, मैं ऐसा बोलूंगा I1 गेट स्प्लिट्स एज I2 एंड I3। ठीक है, अब वो सही है या गलत है वो जब हम लोग ये नेटवर्क सॉल्व करेंगे, ओके, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आप ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं कि जो पॉइंट बी है, गलत यानी क्या, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके, जो मैंने I1 का डायरेक्शन दिखाया है वो ऑपोजिट भी हो सकता है। लेकिन अभी मैंने एक सिंपल कन्वेंशन ऐसा लिया है, E1 जो है इसको बेसिक हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर किया है, E1 आपको I1 दे रहा है, I1 पॉइंट बी पे स्प्लिट हो रहा है एज I2 एंड I3। ठीक है, यस। अब जो I2 है, I2 पॉइंट X पे क्या हो जाएगा, वापस स्प्लिट हो जाएगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, लेट अस से ये हो गया आपका I3 तो ले लिया है, I2 गेट स्प्लिट्स एज I4, ओके, एंड लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी I5। ठीक है, यस, यहाँ तक क्लियर है। और I3 और I5 जो है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पॉइंट बी पे भी हम लोग बोल रहे हैं I1 स्प्लिट हो गया, एंड पॉइंट एक्स पे हम लोग क्या बोलेंगे, I2 स्प्लिट हो गया। I2 किस में स्प्लिट हो गया, तो I2 गॉट स्प्लिटेड एज I4 एंड I5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आप क्या बोलोगे सर जो जंक्शन वाई है वहां पे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा करंट I3 जो है ना, लेट अस से वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ओके, तो I3 यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा, ओके, यस, कन्वेंशनल करंट है। और I3 जो है आपका वो I5 के साथ यूनाइट हो जाएगा, ओके, और I3 और I5 मिलके आपको एक नया करंट देगी। अभी हम लोगों ने I4 यूज कर लिया, I5 यूज कर लिया, लेट अस से दिस करंट इज व्हाट, I6, ओके, और ये I6 यहाँ से भी फ्लो होगा, ये I6 यहाँ से भी फ्लो होगा, और यही I6, ओके, पॉइंट F पे I4 के साथ मिलके, ओके, आपको क्या देगा वापस, I1। तो मैं आपको वापस एकदम स्टार्ट से बताता हूँ ये कैसे होगा। ओके, फिलहाल मैं ऐसे बोलूंगा पॉइंट बी पे करंट स्प्लिट हो रहा है, पॉइंट ए पे, ओके सॉरी, पॉइंट बी पे करंट स्प्लिट हो रहा है, पॉइंट एक्स पे करंट स्प्लिट हो रहा है, पॉइंट वाई पे जो है हम लोग बोल रहे हैं करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है, यूनाइट हो रहा है। ओके, तो हम लोग पहले वो पॉइंट्स लिखते थे जहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है। ओके, तो पॉइंट बी पे करंट स्प्लिट हो रहा है, पॉइंट एक्स पे करंट स्प्लिट हो रहा है, लेकिन पॉइंट वाई पे क्या हो रहा है, करंट यूनाइट हो रहा है। ओके, तो यूनाइट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट वाई पे हो रहा है, और पॉइंट एफ पे वापस क्या हो रहा है, I6 और I4 यूनाइट होके आपको I1 दे रहा है। तो जहां पे करंट एक तो स्प्लिट होता है या यूनाइट होता है, ऐसे जो भी पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन।
तो यहाँ पे जंक्शन कौन से हैं, बी एक्स वाई एफ, ओके। यानी ये हुआ आपका बी, ये हुआ आपका एक्स, ये हुआ वाई और ये हुआ एफ, ओके। बाकी के ये पॉइंट्स छोड़ के जितने भी पॉइंट्स है ए सी डी ई, ये सब क्या है आपके, ये सिंपली आपके ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आपको, मैंने आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताया ये हुआ आपका सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट है ना क्या, तो आपको एक ही लूप दिखेगा, ओके। जब मैं बोलता हूँ एकदम सिंपल सर्किट है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एक लूप फॉर्म दिखता है। लूप फॉर्म यानी क्या है, तो एक वायर है, वो वायर को कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे सेल लगा हुआ है, की लगी हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और वही वायर वापस क्या है, वो वायर के दूसरे पार्ट को आके मिल रही है। यानी ये क्या हो गया आपका, एक सिंपल लूप हो गया। ये देखो, ये आपको आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया आपके सिंपल सिंगल लूप हो गए। लेकिन जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स होते हैं, अभी आप पूछोगे सर यहाँ पे कितने लूप्स तैयार होते हैं, ओके। तो मैं बोलूँगा पहला लूप हो गया ए बी एक्स एफ ए। अच्छा, जब मैं लूप बोलता हूँ ना, तो लूप हमको क्या करना है ना, ज्योमेट्रिकल वे से उसको नेम नहीं करते। जब भी मैं लूप बोलता हूँ, ओके, सो लूप जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वही पॉइंट से हमने उसको क्लोज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर ये ऊपर का लूप है, इसको मैं बोलूँगा ए बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और इसको जब मैं लिखूंगा लूप, तो मैं ऐसे लिखूंगा लूप ए बी सी डी, एंड वापस ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ए पे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है वो कैसा है, ओके, करंट को एक क्लोज्ड पाथ चाहिए फ्लो होने के लिए। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। ये लॉजिक की वजह से जब भी मैं लूप मेंशन करूंगा, तो जो पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वही पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। लूप का लॉजिक आया आपको समझ में, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि सिंगल एक लूप है, ओके। एक वायर है, एक लेंथ थी वायर की, उसको उसके दोनों एंड्स को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। फिर वो सर्कुलर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है, उससे कोई लेना देना नहीं। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। अब इसमें जब हम लोग बोलते हैं एकदम सिंगल लूप रहेगा, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, ओके, यस। कैसे, तो आके देखेंगे हम लोग। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लूप रहते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यानी जहाँ पे टू और मोर लूप्स आर देयर टुगेदर, वो क्या फॉर्म करता है, देख फॉर्म इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी आप पूछोगे सर ये जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसमें लूप्स कौन से हैं, तो मैं बोलूँगा ए से लेके बी, बी से लेके एक्स, एक्स से लेके एफ, एफ से लेके ए। तो यहाँ पे पहला लूप हो गया आपका लूप ए बी एक्स एफ ए, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अलग कलर यूज करता हूँ, ओके। पहला वाला हो गया हमारा ए बी एक्स एफ ए, ठीक है, दिस वन। और इसको मैंने ट्रैवर्स कैसे किया, ट्रैवर्स यानी क्या, मैं कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फॉर ट्रैवर्सिंग, ओके। ए से लेके मैं बी पे जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सिंग। सो ए से बी से एक्स, एक्स से एफ, एफ से ए, ये पहला लूप हुआ। दूसरा लूप जो है, मैं वापस पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज लूप ए सी वाई एफ ए। ये देखो, ए, अभी ए से लेके सी है ना, तो मैंने बी नहीं डाला यहाँ पे, डायरेक्टली ए से लेके सी, ओके, सी से लेके वाई, वाई से लेके एफ, एंड एफ से लेके ए। ये क्लियर है। एक और लूप है इसमें, सबसे बड़ा वाला लूप, ए से लेके सी से लेके डी, डी से लेके ई, एंड ई से लेके ए। लूप ए सी डी ई ए, ये वाला सबसे बड़ा लूप। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। इसको भी मैं कैसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ट्रैवर्स का मतलब क्या, तो अलग अलग पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवर्सिंग। कि आपको अगर ट्रैवर्सिंग तकलीफ हो रही है, मैं आपको स्पेलिंग लिख के बताता हूँ, TRAVERSING, ओके। ये हुआ आपका ट्रैवर्सिंग का कंसेप्ट। ट्रैवर्सिंग का मतलब ट्रैवलिंग, ए से लेके बी गए, बी से लेके सी गए, सी से लेके डी गए, डी से लेके, ओके, ई आए, ई से लेके वापस ए आए, तो ये बड़ा वाला लूप हो गया, ठीक है। अब आप पूछोगे और कौन से छोटे लूप्स हैं, तो अभी पॉइंट ए का तो चांस हो गया, पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी वाई एक्स बी, ये वाला बी सी वाई एक्स बी, ये एक लूप हो गया अपने आप में। और कौन सा लूप हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से बी से एक और लूप बनता है, ओके। एक्चुअली एक नहीं, दो लूप बनेंगे।
बी एक्स एफ ए, बी एक्स एफ ए, बी एक्स एफ ए बी, ओके, ये वाला। लेकिन आप बोलोगे सर ये लूप तो ले लिया हम लोगों ने पहले ही, ए बी एक्स एफ ए, देखो ए बी एक्स एफ ए, वही क्या हो गया, बी एक्स एफ ए बी। तो ये लूप को वापस हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये आपको समझा है क्या? देखो ये हम लोगों ने ले चुके हैं पहले, ए बी एक्स एफ ए, ओके, तो वापस मैं उसको अलग नेम से नहीं लूंगा, बी एक्स एफ ए बी नहीं बोलूंगा। ये समझा है कि आपको? ये रेक्टेंगल देखो, ये जो दिखाया ना मैंने, ये हम लोग पहले ले चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको अभी कैंसिल कर दिया। फिर बी से और कौन सा पॉसिबल लूप है, तो मैं बोलूंगा लूप बी सी वाई, ध्यान देना है सब लोगों ने, डी, ओके, ई एफ, ओके। अभी पॉइंट एफ से आप बोलोगे सर फिर वापस ए एंड वापस बी, मैं बोलूंगा नहीं, ये बड़ा वाला लूप तो ले लिया हम लोगों ने। ये देखो, वापस ध्यान से सुनना है, बी सी डी ई ए बी, ये जो है ना, ये बड़ा वाला लूप तो पहले ही लिया है। आप पूछोगे कहाँ पे, तो ये वाला देखो, ए सी डी ई एफ ए, है क्या ऐसा, ए सी डी ई ए, ये वाला, ये तो हो चुका है। फिर और कौन सा पॉसिबल लूप है, तो ध्यान से देखना है, बी से लेके सी, सी से लेके वाई, वाई से लेके डी, डी से लेके ई, ई से लेके एफ, लेकिन एफ से ए पे नहीं जाएंगे, एफ से हम लोग एक्स पे आएंगे, एंड एक्स से वापस बी पे आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो ऐसे आप एन नंबर ऑफ लूप्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, ओके, यस। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कुछ इस तरह से सीखा था, एकदम सिंपल सिंपल सर्किट सीखे थे, इसको हम लोग लूप भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल लूप्स है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप लोगों को नॉर्मल पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ए हो गया, सी हो गया। अब जो नॉर्मल पॉइंट्स है, नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब क्या, तो ज्योमेट्री में हम लोग जिसको पॉइंट्स बोलते हैं ना, कि हाँ अरे ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसमें ये पॉइंट दिख रहा है, ज्योमेट्री में जिसको पॉइंट बोलेंगे उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जंक्शन इन्हें क्या है, तो जंक्शन एकदम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होता है। जंक्शन इज दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर द करंट यूनाइट्स और द करंट डिवाइड्स। अभी आप बोलोगे सर क्या हमेशा ऐसा होगा कि एक जो करंट है वो सिर्फ दो पाथ में ही स्प्लिट होगा? कंपलसरी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ सर्किट कुछ इस तरह से, जैसे एक साइड से करंट आ रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2, और ये आपका जंक्शन है X, तो इधर से करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, I3, I4 एंड I5। तो I1 I2 क्या हो रहा है, आके यूनाइट हो रहा है, एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड एज I3 I4 I5। तो इसको लिखेंगे कैसे, I1 एंड I2 ये एक साथ आ रहे हैं, ये मिल रहे हैं, और बाद में मिलने के बाद ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं। कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, इनटू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये जब हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ देखेंगे तब मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, यस, एनीवे आपको समझ में आया? तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, लूप क्या होता है वो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, तो जिसको सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते, या ओम्स लॉ से अगर सॉल्व भी कर पा रहे हैं तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ओके। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ओके, जहाँ पे मल्टीपल लूप्स हैं, ओके, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एटलीस्ट इन दिस टॉपिक, वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यस। अच्छा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम लोगों ने लूप सीखा, देन वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फिर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स देखे। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे ये सब ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या हर एक पॉइंट जंक्शन है क्या? नहीं। जंक्शन क्या है, दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स जो मैंने रेड से मार्क किए हुए। देखो, पॉइंट बी इज द जंक्शन, ओके, पॉइंट एक्स इज द जंक्शन, पॉइंट वाई इज द जंक्शन, ओके, एंड पॉइंट एफ इज द जंक्शन। ये चार बड़े पॉइंट्स जो है ये आपके जंक्शन है। क्यों? वहां पे करंट एक तो यूनाइट हो रहे हैं या करंट स्प्लिट हो रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, यस। तो जंक्शन क्या है, वेयर इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट यूनाइट्स और स्प्लिट्स, या फिर उसको डिवाइड्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसका मैंने आपको एकदम बेसिक बताया हुआ है, ओके, यस। आप प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। ये पार्ट को मैं अभी इरेज करने वाला हूँ।
ओके, अब ये देखो, आपको एक और बात ध्यान में रखनी है। ओके, हमें एक और कंसेप्ट सीखना है या रिवीजन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पहले समझना है। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है, और हम लोग बोलते हैं एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, एकदम सिंपल डायग्राम रहने वाला है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा सेल है, और हम लोगों को ये भी पता है सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मैं इस तरह से लिखा रहता हूँ, ये हुआ आपका ई। ओके, फिर यहाँ पे एक प्लग की दिखा देते हैं। सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, मैंने अर्थिंग दिया हुआ है एक पॉइंट पे। यस, सो अब मैं क्या बोलूंगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, ठीक है, याद है। ओके, और ये जो पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट को हम लोग ई बोल देते हैं, इसको चाहिए तो एक्स बोल देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका ई है अर्थिंग का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि रियल में करंट क्यों फ्लो होता है। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि करंट बेसिकली फ्लो होता है जब कोई भी कंडक्टर होता है। ओके, स्पेशली हम लोग अभी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी मेटल वायर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ। हम लोग बोलते हैं कि जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मैं डबल एरो से दिखाता हूँ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, लाइक दिस, डबल एरो से दिखा रहा हूं मैं। और वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक दिस। तो ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा आप बोलोगे ये कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट एक्स से लेके बी, बी से लेके ए से लेके लेटर से ये जो पॉइंट है इसको मैंने जेड बोल दिया, एंड जेड से लेके वापस एक्स। ओके, तो ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द बैटरी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसा नहीं। अब जो हमने बैटरी लगाया हुआ है, तो बैटरी का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज रहेगा, जिसको मैं क्यूई बोल देता हूँ। And the rate of flow of charge QE upon T is nothing but called as electron current. Okay? Yes. अब QE क्या है, तो मैं बोलूंगा QE is net negative charge due to या net negative charge of all the electrons. ठीक है, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हें क्या रहते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जब ये एक्साइट होते हैं दे मूव टू द कंडक्शन बैंड। मेटल्स में हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या है, ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स में वापस हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, यस, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये रैंडमली सब इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे मूव होते रहते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता है ना, यानी उसके ऊपर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है ना सब पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में ना मूव होते रहते हैं, और इनका वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा रहता है, और वो वेलोसिटी का जो ऑर्डर रहता है ना, दैट इज 10⁻⁴ to 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर 10⁻⁴ या 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 लाख मीटर पर सेकेंड।
1 लाख मीटर पर सेकेंड यानी क्या हुआ, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सोचो नॉर्मल कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडमली कहाँ भी, ओके, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, यानी ये जो बोलते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। वो कोई पर्टिकुलर एटम के नहीं रहते हैं, ओके। हाँ, ये डेफिनेटली है कि वो कंडक्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम लोग बोलते हैं उसका जो ऑर्डर रहता है वेलोसिटी का कितना रहता है, इट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली घूमते रहते हैं, ओके, वो सबके सब अलाइन हो जाते हैं और वो मार्च करना चालू करते हैं, ओके। यस, और ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्टिंग। और जब वो एक साथ मार्च करते हैं ना, ओके, तो ऑब्वियसली है, आप ऐसे सोचो एक प्लेग्राउंड है जिसमें स्टूडेंट्स ना रैंडमली क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पे कोई भी जा रहा है, कभी वो कोई एटम से टकरा रहा है, एटम यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पकड़ लो, ओके। यस, या फिर वो कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट से टकरा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकरा गया, ओके। यस, लेकिन जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि कोई टीचर या कोई सर आ गए, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलाइन हो गए, एक साथ खड़े हो गए सबके सब। और अभी वो सर के पीछे क्या है ना, सबके सब मार्चिंग कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्टिंग। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं ना, तो उनका वेलोसिटी का जो ऑर्डर है ना, वो काफी कम हो जाता है। इट बिकम्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सबके सब इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं पूरे कंडक्टर के, और स्लोली स्लोली क्या होते हैं, वो ड्रिफ्ट होते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी आप बोलोगे सर ये तो 1 mm पर सेकेंड होगी, बिल्कुल ठीक है। जो हम लोग बोल रहे थे 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वो एकदम कम होके क्या हो गया, 1 mm पर सेकेंड हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मार्च करते हैं ना पूरे कंडक्टर के, ओके, यस, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लोली स्लोली क्या होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे। एंड अगेन करंट जो रहता है, आई, ओके, यस, तो यहाँ पे जो QE/T है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द नेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बोलने से अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा, द रियल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बोलूंगा मैं, आई कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन करंट। ये आपको ध्यान में रखना है, कंडक्टर में जो करंट सेट होता है, ओके, मेटेलिक कंडक्टर में, उसके पीछे कौन है रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन करंट, ओके। लेकिन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, एंड नेगेटिव की तरफ क्या होगा, एंड होगा। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, आपको याद है, लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एकदम डिटेल में सीखा हुआ है। लाइंस ऑफ फोर्स कैसे कंसिडर किया था हम लोगों ने, ओके, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लाइन ऑफ फोर्स, या इसको आप यूनिट टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि इमेजिन करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कैसे फ्लो होता, तो आप बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, लेट अस से एक सर्कल बना लेता हूं मैं, इसको मैं प्लस क्यू बोलता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव से रिपेल होता है और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ना, उसको मैं सिंगल एरो से दिखाता हूँ, ओके, वो इस तरह से फ्लो होता है, ओके। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट, IC, okay, which is equal to what, Q/T. Always remember this thing, magnitude of Q and magnitude of QE, that is same. कन्वेंशनल करंट यानी क्या है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसका वैल्यू सेम रहता है एज QE, जैसे अभी लेट अस से सब इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो है ना, ओके, यस, कितने फ्लो हो रहे हैं, वो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 कूलम के, तो आप क्या बोलोगे सर, QE का वैल्यू क्या हो गया, -5 कूलम। तो फिर Q का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी +5 कूलम। तो IC जो है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट, इट इज नॉट द रियल करंट। रियल करंट है वो जो इलेक्ट्रॉन करंट है। यहां तक क्लियर है? ओके, आई होप ये आपको समझा है। एनीवे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं ये डायग्राम वापस बना लेता हूँ। ये डायग्राम को जिस तरह से वी आर सेइंग, देयर इज अ EMF सोर्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं,
दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे अर्थिंग दिखा रहा हूँ मैं, अर्थिंग क्यों दिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट एक्स, इसको z बोला था मैं, यहाँ पे y बोल देता हूँ, ठीक है। और ये हुआ हमारा ईएमएफ सोर्स E। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, ओके, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट। हाँ, कन्वेंशनल करंट जो है ना, लेट अस से ये जो पॉइंट E है ईएमएफ का, उससे करंट पॉइंट Y पे फ्लो होगा। पॉइंट Y से करंट कहाँ पे फ्लो होगा, पॉइंट A पे फ्लो होगा। पॉइंट A से करंट कहाँ पे फ्लो होगा, पॉइंट B पे फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऐसा लॉजिक है कि कन्वेंशनल करंट देने क्या, तो हम लोग बोलते हैं व्हेन अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इज फ्लोइंग, लेट अस से एज्यूम करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता। ओके, तो हम लोग ऐसे बताते हैं पॉजिटिव चार्ज, रियल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन यदि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता, वो कैसे फ्लो होता, तो वो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट। So can I say conventional current, or let us assume, okay, a hypothetical यानी रियल नहीं, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, y से a के तरफ। अगर कोई चार्ज y से a के तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट y is greater than electric potential at point A. It is greater than electric potential at point B. क्योंकि अभी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ए से बी। तो करंट ए से बी फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, ओके, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल का मतलब क्या, तो मोर पॉजिटिव, एंड लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या, लेस पॉजिटिव, या लोअर पोटेंशियल का मतलब जीरो भी हो सकता है, या लोअर पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। ये आ रहा है आपको समझ में, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा, point Y is at greater potential as compared to point A, which is at greater potential as compared to point B, which is at greater potential compared to point X। ठीक है, यस। और इसलिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। अभी आप पूछोगे सर ये जो है ना, ये जो E है पॉइंट, ओके, यहाँ पे इसको मैं, चलो इसको E1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो अर्थिंग का जो E है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट सीखा था, तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूँ ना, it is with reference to what, that point which is at zero potential, electric potential at a point inside the field। हम लोग क्या बोलते हैं, it is work done to bring a unit test charge from infinity to a given point। याद है आपको ये डेफिनेशन, और नहीं याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर वापस देखो। ओके, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब इन्फिनिटी पे हम लोग बोलते हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आप जो VA मेजर कर रहे हो ना, ओके, VA इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट E, जो अर्थिंग का पॉइंट है, तो हम लोग बोलेंगे, एज्यूम करेंगे इट इज एट जीरो पोटेंशियल। ये आपको आ रहा है समझ में। और अगर अर्थिंग नहीं कंसिडर करना है, तो आप हवा में एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, लेट अस से उसको मैंने Z ले लिया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पॉइंट A का पोटेंशियल हम लोग Z से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि Z पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो पॉइंट Z जो है वो जीरो पोटेंशियल का है। अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, Y से A, तो मैं बोलूंगा Vy इज ग्रेटर देन VA, A से B, VA इज ग्रेटर देन VB, एंड B से X। तो इंडिविजुअल मैं बोलूंगा Vy, VA, ओके, VB, Vx, विल कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, फिर अभी अगला जो आपका कंसेप्ट आएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल। अभी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ए से बी, तो हम लोग बोलेंगे सिंस द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, मैं बोलूंगा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, एंड वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट वॉट, वी ए बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहां तक क्लियर है, ओके। तो वी ए बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, जिसकी वजह से करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, आई से लेके, सॉरी, करंट फ्लो हो रहा है ए से लेके बी तक। और जब करंट ए से बी फ्लो हो रहा है ना, तो
कौन से इसमें से फ्लो हो रहा है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में से फ्लो हो रहा है। बाय ओम्स लॉ हम लोग बोलेंगे दिस वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग बोलेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वी ए माइनस वी बी और वी ए बी। ओके, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो वो पोटेंशियल में का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओके, और आप लोगों ने ये शब्द सुने होंगे कभी, वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया है? ओके, कभी कभी आपने ये भी शब्द सुना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो ये ध्यान में रखो, मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो थोड़ा पार्ट को हम लोग इरेज कर देंगे। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, या आप लोगों का अच्छे से नोट कर लेना है आपने। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, वोल्टेज का ही मतलब बहुत जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ही मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या? तो एकदम सिंपल है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे तो हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। चार्ज जो है वो कहां से कहा जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। हायर से लोअर का मतलब क्या हुआ है, देर इज अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिफरेंस कम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप। तो आपने कोई सम में ऐसा सुना ना कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप इज 5 वोल्ट, तो इसमें एकदम टेंशन नहीं लेना है कि अरे ड्रॉप तो सीखा ही नहीं हम लोगों ने। अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, आई होप यहां तक समझ में आया है। ठीक है, यस। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस समझा है, व्हाट इज ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ समझाने के लिए मैं ये पार्ट को थोड़ा सा वापस क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये आप सब डिटेल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट वापस यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ओके, ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड बी के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। ये हो गया आपका सेल, ये सेल का छोटा वाला जो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, ये हुआ आपका ईएमएफ ई। ओके, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। ओके, सेल जो है ना बेचारा, ओके, यस, मैं आपको एक ना लेबर का एग्जांपल देता हूँ। एक लेबर है, ओके, और इसके पीछे एकदम सिंपल साइंस है। ओके, आप ये एग्री करते हो कि आप जब कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो लेट अस से आपने 100 जो स्टेप्स है ना स्टेयरकेस के वो चढ़ लिए। 100 स्टेप्स चढ़ने के बाद आप थकते हो क्या, नहीं? बराबर, ठीक है, यस। अब वही मैं बोलूंगा, अगर आप 10 स्टेप्स चढ़ोगे तो आप थकोगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर, अभी तो नहीं, हम लोग यंग हैं। क्यों ऐसा होता है? तो आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप जब 10 स्टेप्स चढ़ते हो ना, तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि हम लोगों ने कुछ वर्क किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप आपके बॉडी के वेट को क्या कर रहे हो, ओके, बॉडी के वेट को डिस्प्लेस कर रहे हो। और जब आप बॉडी के वेट को डिस्प्लेस करोगे, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करने वाले हो। और जब कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म होता है, ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वर्क जो है वो काय के लिए है, खुद के बॉडी को क्या है, उठा के लेके जाने के लिए। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो 10 स्टेप्स है ना, लेट अस से मैं बोलता हूँ कि 50 स्टेप्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल को मैंने बोला ये 50 स्टेप्स तू जा चढ़ ले, और दूसरे इंडिविजुअल को मैंने ना एक, ओके, 50 kg का एक बैग दे दिया, तो बोला कि ये सर के ऊपर रख और अभी तू जा। तो अभी आप क्या बोलोगे, जो दूसरा वाला इंडिविजुअल है ना, उसको खुद का भी क्या करना है, खुद का भी वेट लेके जाना है ऊपर तक, जो उसका खुद का बॉडी वेट है वो भी लेके जाना है, और साथ में एक्स्ट्रा लोड भी लेके जाना है। ओके, वही हम लोग बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ईएमएफ इज वर्क डन और एनर्जी स्पेंट टू ओवरकम
external resistance as well as internal resistance. तो जो एक सेल रहता है, अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं डीसी की बात कर रहे हैं, तो एक बात आप लोगों को ना अच्छे से समझना है कि कोई भी सेल या कोई भी बैटरी होती है, बैटरी का मतलब क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो भी आपका ईएमएफ सोर्स रहता है, सेल हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको बैटरी बोलते हैं, वो जो सेल है, सेल या जो बैटरी है, ओके, हम लोग बोलते हैं उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब वो टोटल एनर्जी स्पेंड करता है एक चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए, अब वो चार्ज जब सर्कुलेट होता है ना, वो पॉइंट ए एंड बी के बीच में से जाएगा। जब वो पॉइंट ए एंड बी के बीच में से जा रहा है ना, तो सर्किट का जो मेन रेजिस्टेंस है ना, उसको ओवरकम कर रहा है। लेकिन जब बी से वापस वो जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, तो जब वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, यानी अगर मैं ऐसे बना दूं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ओके। अब मैं कन्वेंशनल करंट बता रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट एंटर हुआ, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में लेट अस से कोई यहाँ पे कॉपर रॉड है, तो उसका खुद का भी क्या होने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, डिपेंडिंग जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है, जैसे डायनियल सेल हो गया या ड्राई सेल हो गया, तो हर एक सेल का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये आपको आया समझ में? ओके, यस। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो वी बेसिकली सी, और वी कैन से हियर, ओके, कि अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मैं सिर्फ पॉइंट ए एंड बी की बात करूंगा। पॉइंट ए एंड बी की क्यों? तो इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो मैं बोलूंगा वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर। अब आप पूछोगे आई एन ए क्या है, मैं बोलूंगा आई इज नथिंग बट, ओके, यू कैन से क्यू अपॉन टी इंटू आर। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिलहाल वी ए बी को वैसे ही रहने देते हैं, इट इज आई इंटू आर। और अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, तो ईएमएफ इज व्हाट, इट इज आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, यस। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और अगर एकदम डेफिनेशन वाइज गया मैं, तो मैं बोलता हूं कि वी ए बी, इट इज वर्क डन per unit charge to move the charge between point A and B, यानी इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन ए से लेके बी तक लेके जाने के लिए, ओके, वर्क डन टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, वर्क डन टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक क्लियर है? ओके, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं, वर्क डन to move the charge from point A and again bring it back to point A, okay, per unit charge, work done to move the charge from point A से आप वापस point A पे लेके आ रहे हो और एक लूप कंप्लीट कर रहे हो, that is called as what, EMF। अभी आपको क्लियर है? okay, so this is what, this is work done to overcome। देखो जब एक पूरा लूप घूमता है ना, तो हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी ये मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ओके, लेकिन मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ डेफिनेशन। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ ऑफ अ सेल इज वर्क डन और एनर्जी स्पेंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज वर्क डन टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज। ओके, और ईएमएफ का ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, ई इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस आर, ये हमें लगने वाला है। और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है ना, सिंपली आई हैव यूज्ड ओम्स लॉ। ये जो आई इंटू आर का जो कंसेप्ट है ना, वो सिंपली क्या है, ओम्स लॉ यूज किया मैंने। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो ये क्या था, ये आज के लेक्चर का ना एक स्टार्टिंग का थोड़ा इनिशियल पार्ट था। आपके कंसेप्ट मैंने क्या किया, ब्रश अप कर दिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स ऑफ 12th। ओके, यस। मैं अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक ओपन कर देता हूँ, पहले तो ये पार्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके
तो ये इनिशियल आपका वही पैराग्राफ है। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी क्या रहता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी यानी क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। 11th का है ये पूरा। आई होप आपको ये याद है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं ओके, इसे resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the area of the conductor. हम लोग बोलते हैं R is nothing but equal to what? Proportionality sign निकाला, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे रो, रो into L upon A. Now here rho is called as what? Specific resistance. It is also called as what? Resistivity. ठीक है। और अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ रो लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, एंड सिग्मा इज नथिंग बट कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ये सब चीजें ना आप लोगों के एकदम परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई भी टॉपिक देखते हैं, ये सब टर्म्स है ना, ये आते रहते हैं। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ पे भी कोई भी कंसेप्ट में कोई टर्म पढ़ रहे हो और आप एकदम अरे कहाँ पे पढ़ा था, ये नहीं होना चाहिए आप लोग। ठीक है, यस। सो 1/रो इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, ये रो एग्जैक्टली है क्या, या इसका यूनिट क्या है? हम लोग बोलेंगे इसका यूनिट वही रहेगा। अगर मैं रो को रीअरेंज करता हूँ तो मुझे मिलेगा आर इंटू ए अपॉन एल। आर का रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी आर का यूनिट क्या है? इट इज ओम। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या है? मीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा ओम इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर है? दैट इज वॉट, दैट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिविटी की अगर बात की, ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो मैं बोलूंगा इसका यूनिट आ जाएगा 1/ओम मीटर, विच इज नथिंग बट ओम मीटर इनवर्स। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा, यानी 1/R, ओके, यस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कंडक्टेंस। ओके, सी। ओके, अब ये कंडक्टेंस के अलग अलग सिंबल है। ओके, कुछ जगह पे सिग्मा सिंबल उन्होंने कंडक्टेंस के लिए यूज किया है। ओके, डिपेंड्स। हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस जो रहता है, ओके, उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, और उसका एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीमेन। ये क्लियर है? ओके, तो ये आप लोगों ने अगेन 11th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू टेक्स्ट बुक। In 11th standard, we have studied the origin of electrical conductivity. In particular for metals, we have also studied how to calculate the effective resistance of two or more resistances in series or parallel. ये तो हम लोगों को पता है, ये बेसिक आना चाहिए। When the resistance are connected in parallel, उनका फॉर्मूला क्या है? 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus so on. ओके, चाहिए तो ये भी मैं आपको रिवाइज करके दूंगा, लेकिन कब रिवाइज करके दूंगा? जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। ओके, यस। एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज जब रहता है हम लोग बोलते हैं सिंपली वो रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं? एड अप हो जाते हैं। RS will be equal to what? R1 plus R2 plus R3 so on Rn, where RS is the effective resistance of all the resistances connected in series. ठीक है? However, a circuit containing several complex connection of electrical components cannot be easily reduced into a single loop. जो मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था पिछला वाला, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, cannot be easily reduced to a single loop by using the rules of series and parallel combination. More complex circuits can be analyzed using what? Kirchhoff's law. Okay, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, ओके, इनका जो लाइफ टाइम है वो 1824 से 1887 है। ओके, फॉर्मुलेटेड टू लॉस फॉर एनालाइजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस दीज लॉस एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? किरचॉफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अभी आपको समझा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी क्या, तो जहां पे मैंने वो डायग्राम ड्रॉ करके बताया था आपको। ओके, और ये प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से नोट करते रहना है। देखो फिजिक्स आप लोगों ने अभी साइंस लिया है, साइंस में फिजिक्स है ही आपको कंपलसरी। तो एक बात मैं बताता हूँ कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने दिल से घुसना चाहिए उसमें। डाउट जो आएंगे वो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंटरेस्टिंग ही था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार टॉपिक्स है। और अभी लॉकडाउन की वजह से अभी भी आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है,
आप ये जो कंसेप्ट है ना, ये ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, इसकी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे इतने सारे। तो प्लीज इसको ना इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ाई करना है आप लोगों ने। ओके, हमारे तरफ से हम जितना मैक्सिमम दे सकते हैं हम पूरा आपको अच्छे से सिखाएंगे। ओके, यस, लेकिन आपकी तरफ से भी वो रेसिप्रोकेट होना चाहिए। ओके, तो प्लीज आपकी स्टडी में इंटरेस्ट लो, एंजॉय करो उसको, ठीक है। एनीवे, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क समझाया मैंने आपको क्या है। ओके, जहाँ पे 2 और मोर लूप्स हैं, जहाँ पे n नंबर ऑफ जंक्शंस हैं, n नंबर यानी 2 या 3 या 4 कितने भी जंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। यस, सो बिफोर डिस्क्राइबिंग दीज लॉस विल डिफाइन सम टर्म्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। जंक्शन यानी क्या है? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। ओके, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर जुड़े हुए हैं। ओके, तो आप बोलोगे सर आपने तो कुछ अलग ही सिखाया था। जंक्शन यानी क्या है? जहाँ पे करंट यूनाइट होता है या डिवाइड होता है, बराबर है। ऐसे हम लोगों ने कोई डायग्राम देखा था, यहाँ पे सेल लगाया था बैटरी 1, ठीक है। यहाँ पे आप एक और लगा दो, दिस इज E2, इधर एक और लगा दो। इस तरह से हम लोगों ने कुछ दिखाया था कि आपका A B C D E F G, ठीक है। ये पॉइंट को X बोल दिया मैंने, ठीक है। तो आपके जंक्शन कौन से पॉइंट है? जहाँ पे 2 और मोर कंडक्टर, अभी ये जंक्शन बी पे कितने हैं कंडक्टर? तो ए से लेके बी पहला कंडक्टर हुआ, एक्स से लेके बी दूसरा कंडक्टर हुआ, सी से लेके बी तीसरा कंडक्टर, 3 कंडक्टर आ रहे हैं और मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। वो पॉइंट को भी आप जंक्शन बोल सकते हो। ये भी एक लॉजिक से आप ध्यान में रख सकते हो। और डेफिनेटली जहाँ पे मल्टीपल कंडक्टर्स है ना, वहां पे करंट क्या होगा? एक तो स्प्लिट होगा या यूनाइट होगा। समझे आपको? ओके, यस। तो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है वो भी नोट करना है, और टेक्स्ट बुक की ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लूप, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप और मेश। एकदम सिंपल। लूप यानी क्या है? एकदम सीधा है। सीधा यानी क्या? उसको मल्टीपल ब्रांचेस या कुछ है नहीं। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे लूप कौन सा है? एक एग्जांपल हो गया ए से लेके बी, बी से लेके एक्स, एक्स से लेके जी, जी से लेके ए। ये एक लूप हो गया अपने आप में। बड़े वाले लूप की अगर मैं बात करूँ तो A C E F A, सबसे बड़ा लूप। ए से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके एफ, एफ से लेके ए। ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ब्रांच। A branch is any part of the network that lies between two junction। दो जंक्शंस के बीच में। अभी आप पूछोगे कि सर लूप तो समझ में आ गया है, एक एग्जांपल मैं लूप का यहाँ पे लिख देता हूँ, A C D E F G A, सब पॉइंट्स मैंने नोट कर ली। चलो ABC, हर एक पॉइंट को मैं नेम करते जा रहा हूँ। A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D, D से लेके E, E से F, G, A। ये हुआ लूप। जंक्शन आप पूछोगे तो कौन से है? B X G D। ओके, ये जो है ये आपके जंक्शन हो गए। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ब्रांच यानी क्या होता है? दो लूप, सॉरी, दो, हम लोग बोलते हैं कि जंक्शंस के बीच में जो भी कंपोनेंट रहता है या फिर जो कंडक्टर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रांच। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे BX क्या है? BX इज ब्रांच। इवन XD इज ब्रांच। ओके, GX इज ब्रांच, लेकिन इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं BCD इट इज ऑल्सो ब्रांच। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आपको बस सिंपली डेफिनेशन के साथ जाना है, बहुत इजी टॉपिक है। A branch is any part of the network that lies between two junctions। ओके, between two junctions, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, अच्छा, इन फिगर 9.1 there are two junctions labeled A and B and there are three branches। These three possible paths 1 2 3 form from A to B। ओके, अब ये देखिए, ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम में जंक्शन आपको दो ही दिखेंगे, ये तो आप एग्री कर रहे हो। इसको मैं ना थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, देखिए ये पहला पॉइंट जो है दिस वन। ओके, ये हुआ आपका क्या? पहला जंक्शन, और ये हुआ आपका दूसरा जंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस। अब ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ओके, ए एंड बी के बीच में, दो जंक्शन के बीच में हम लोग बोलेंगे ब्रांच कौन से हैं। तो आप बोलोगे ये जो पहला वाला है ना सर, डायरेक्ट वाला कनेक्शन, ये एक ब्रांच हो गया, बिल्कुल। उसको हम लोगों ने नंबर 2 बोल दिया।
एक जो ब्रांच है ना वो ऐसा बोला हुआ है कि ये बड़ा वाला देखो, ए से लेके हम लोग ऐसे जा रहे हैं और बी की तरफ आ रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये 1 से बताया हुआ है। सो ए से लेके ये पॉइंट कर्सर को देखना है, लेटर से ये पॉइंट को एक्स बोल दिया, फिर वाई बोल दिया, एंड वापस एट दिस पॉइंट। ओके, ये भी एक ब्रांच हो गई, एंड सिमिलरली ये जो राइट साइड पे है वो भी एक ब्रांच हो गई। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाँ, अभी इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है मुझे, ओके, पर्सनली आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। यस, क्योंकि आप जब मैसेज ये करते हो ना, हाँ, कॉल करने के पहले सिंपली क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालना है कि सर आई हैव डाउट इन दिस, कैन आई कॉल यू। ओके, वो मैसेज पढ़ने के बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा, उसमें आप लोगों ने कॉल करना है। ओके, यस, एनीवे, आई होप आपको ये समझ में आया है। सो हम लोगों ने अभी लूप का कंसेप्ट देख लिया, लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैश। उसके बाद जंक्शन का कंसेप्ट देखा है, उसके बाद ब्रांच का कंसेप्ट देखा है, ठीक है। यस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, यस, अब ये लॉ क्या है, एकदम सिंपल है। द algebraic sum of the currents at a junction is zero in an electrical network, that is summation of I, okay, suffix small I, where small I goes from 1 to n is equal to what, 0. Okay, and where II is what, it is current in the, okay, ith conductor at a junction having n conductor. ये इतना आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स इसको देखना नहीं है, एकदम सिंपल है। ओके, यस, पहले मैं आपको इसके साइन कन्वेंशन पढ़ा देता हूँ और फिर हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे, एक नहीं मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों का ये लॉ एकदम यहाँ पे ही बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, द currents arriving at a junction are considered as what, positive, and the currents leaving the junction are considered as negative. ठीक है, यस, ये पहला साइन कन्वेंशन है। ओके, पहला यहाँ आप एक ही कंसिडर कर सकते हो। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं या इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, करंट जो अराइव हो रहा है वो पॉजिटिव है और जो करंट जो बाहर निकल रहे हैं जंक्शन से वो नेगेटिव है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये वापस पढ़ते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, where II is the current in the ith conductor, okay, at a junction having n conductors. अभी इसका मतलब क्या है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एकदम एक सिंपल डायग्राम बताता हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक का डायग्राम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, ओके, ये तीसरा कंडक्टर है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3। ये चौथा कंडक्टर है, ये पांचवा कंडक्टर है, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। देखो, हम लोग बोलेंगे ये जंक्शन है, लेट अस से दिस जंक्शन इज व्हाट, X। व्हाट डज किरचॉफ्स करंट लॉ से? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज व्हाट, इट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम यानी समेशन का साइन ऑफ ऑल द करंट्स। अब ऑल द करंट्स यानी मैं कैसे बताऊं भाई, तो मुझे बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पे एक सफिक्स आई, स्मॉल आई यूज करेंगे, वेयर स्मॉल आई गोज फ्रॉम व्हाट, 1 to n। अभी आप बोलोगे ये समझा नहीं, अरे भाई एकदम सिंपल है, ये जंक्शन पे कितने कंडक्टर्स आके मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडक्टर ये पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा, ओके, 7 कंडक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे आके। ओके, वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, समेशन ऑफ आई यानी करंट थ्रू ऑल द कंडक्टर्स which are meeting the junction, okay, yes, is actually equal to what, 0। अभी आप बोलोगे सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे i का पहला वैल्यू डालो, तो i का पहला वैल्यू क्या है, इट इज I1। दूसरा वैल्यू क्या है, I2। तीसरा वैल्यू क्या है, I3, I4, I5, I6, In। अब In के जगह पे मैं बोलूंगा लास्ट कंडक्टर जो है वो 7 है, I7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप बोलोगे सर सब जगह पे प्लस साइन डाल देते हैं ना फटाफट, क्योंकि सबमिशन बोला है, सबमिशन का मतलब क्या है, एडिशन। बिल्कुल सही, लेकिन ना यहाँ पे ना आपको कन्वेंशन भी यूज करना है। कन्वेंशन यानी क्या है, तो कन्वेंशन ऐसा बोला हुआ है, जंक्शन पे जो भी करंट अंदर के तरफ आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो आप चेक करो एक्स के तरफ कौन से करंट अंदर आ रहे हैं,
तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ना I1 अंदर आ रहा है, बोलोगा ठीक है I1 अपना पॉजिटिव है, समझ में आया आपको, ठीक है सर। फिर I2 भी अंदर आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव है। I3 नहीं सर, I3 बाहर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है वो पॉजिटिव, जो बाहर जा रहा है वो नेगेटिव, तो I3 को नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आप बोलेगे सर लेकिन ऐड करना है, ठीक है प्लस I3 को ब्रैकेट में डाल दो। सर I4 भी बाहर जा रहा है, ठीक है ब्रैकेट में डाल दो और बाहर प्लस साइन डाल दो। सर सबमिशन है ना तो प्लस करना पड़ेगा हमको, ठीक है अगर आप प्लस कर रहे हो लेकिन जो करंट है उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है वो देखो, और वैसी साइन ब्रैकेट में तो भी डालो, आगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सर I5 भी बाहर जा रहा है, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया। सर I6 जो है ना, हाँ I6 अंदर आ रहा है, सर I7 भी अंदर आ रहा है, ठीक है तो इसको अगर मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो मैं बोलूँगा I1 प्लस I2। सर ये प्लस माइनस है ना, हम लोगों ने मैथ्स में सीखा है, तो माइनस हो जाता है, बिल्कुल सही। सर आगे का भी माइनस हो जाएगा, माइनस I4। सर ये भी I5 भी माइनस हो जाएगा, और सर I6 एंड I7 क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। यही हो गया आपका एल्जेब्रिक सम। वो सम में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो जब सब मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो जंक्शन पे जो नेट करंट रहेगा वो पॉइंट पे है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके तो विल से therefore you can say I1 plus I2 plus I6 plus I7 ओके इज इक्वल टू व्हाट, जो नेगेटिव टर्म्स है वो RHS पे ले लेते हैं, I3 plus I4 plus I5। दिस इज नथिंग बट योर किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये क्लियर है आप लोगों को? और एकदम सिंपल है ना, डायग्राम में देखो आप क्या बोलोगे सर, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं अपन, I1 आ रहा है अंदर, I2 आ रहा है, I7 आ रहा है, I6 आ रहा है, ये सब पॉइंट पे मिल जाएगी और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आप क्या बोलोगे कि सर एकदम सिंपल है, एक साइड से करंट आ रहा है, I1 I2 I7 I6 ये आ रहा है, और n नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कैन वी से I1 प्लस I2 प्लस I6 प्लस I7 टुगेदर, ओके ये जमा हो जाते हैं पॉइंट x पे, ओके एंड पॉइंट x से फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एज I3 I4 एंड I5। यहाँ तक क्लियर है आपको? दिस इज नथिंग बट योर किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके बहुत सिंपल है। तो ये वाले सर्किट डायग्राम में भी उन्होंने वही किया हुआ है कि जो अंदर की तरफ आ रहा है, देखो अभी I1 अंदर की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लिया है, लेकिन I2 बाहर की तरफ है, देखो एरो, ओके तो उसको क्या लिया है, माइनस। I3 वापस क्या है भाई, अंदर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव लिया है। I4 भी अंदर की तरफ है उसको पॉजिटिव लिया है, लेकिन I5 बाहर की तरफ है उसको नेगेटिव लिया है। I6 को भी हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके यस। The arriving currents I1, I3, I4 are considered positive, leaving currents are considered as negative। ठीक है yes। और इसको ही रीअरेंज करके मिलता है I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। टेक्स्ट बुक का डायग्राम अलग है और मैंने जो ये एग्जांपल लिया है वो ऐसे ही रैंडम एग्जांपल लिया है, इसलिए हम लोगों का ये रिजल्ट अलग है। ठीक है यस। इसके बाद एक और बात है, दस द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितना टोटल करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है उतना ही टोटल करंट क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके ये आपका क्या था, दिस वाज किरचॉफ्स करंट लॉ। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो देख लेते हैं। एग्जांपल 9.1 फिगर शोज द करंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके फाइंड द करंट एक्स। एकदम सिंपल है, ओके सबसे पहले हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। देखो करंट I1 आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। करंट I1 आ रहा है, I1 जो है, ठीक है ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके I1 जो है इट विल गेट स्प्लिट इनटू व्हाट, I2 एंड I3। बट I2 का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना था, 17 एम्पियर। तो 17 में से 3 चला गया, बचेगा कितना, 14 एम्पियर। तो ये जो पॉइंट बी से जो करंट फ्लो होने वाला है I3 उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, 17 माइनस 3 दैट इज 14 एम्पियर। वही आपको यहाँ पे दिया मैं, समझे आपको? अब ये जो I3 है, देखो ये I3 क्या हो रहा है ना, जो जंक्शन सी है, ओके जंक्शन सी पे हम लोग बोल रहे हैं कि I4 I3 को मिलने वाला है। I3 ऐसा आ रहा है, लेटर से हाँ I3 ऐसा आ रहा है और I4 ऐसा आ रहा है, बराबर है। तो I3 का वैल्यू कितना था, 14, और उसको I4 आके मिल रहा है, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16। यानी I5 का वैल्यू कितना होगा, इट विल बी 16 एम्पियर, है ना, सिंपल है ना।
ओके, देखो i5 जो है ना वो ये पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है। ओके, अब ये उन्होंने ना कौन सा जंक्शन दिया नहीं ठीक से उन्होंने, लेकिन यहाँ पे आई डी बोला है, तो अपन क्या बोलेंगे i5। ओके, जो करंट अंदर आ रहा है इट इज बीइंग स्प्लिटेड एज i6 एंड i7। तो मैं बोलूँगा i5 इज इक्वल टू वॉट, i6 प्लस i7, बट i7 का वैल्यू है 9 एम्पियर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 16 एम्पियर में से जो i7 है 9 एम्पियर इधर जा रहा है, तो बचा हुआ करंट क्या रहेगा, i6। यानी जो i5 आपका 16 है उसमें से i7 का वैल्यू कितना है, 9। 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7। यानी i6 कितना हो गया, इट बिकेम 7 एम्पियर। ओके, और आपको वही पूछा हुआ है कि फाइंड द करंट x इक्वल टू i6। ओके, ये सॉल्व करने की आई होप इतना कुछ ये नहीं है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यस, ओके। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सिखाया ना डायग्राम हो रही है, ये आपको आई होप समझ में आया है। ठीक? अगर कुछ पार्ट उसमें मेरे जो फेस का जो स्क्रीन है उसकी वजह से अगर कुछ ब्लॉक हो गया होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करके आप लोगों ने ओके ये लेक्चर देखना है, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, एनीवे जो अगला कंसेप्ट है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको सिखाया है। ओके, दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली ओम्स लॉ अगर लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई इंटू आर, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है बिटवीन दोज टू पॉइंट्स और इनटू द रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो वही बोला हुआ यहाँ पे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। वो पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो यूज करना है आपको दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अभी आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जब इसका एग्जाम्पल लेंगे ना न्यूमेरिकल तब पक्का समझेगा, लेकिन अभी के लिए वापस ध्यान में रखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, okay, that is products of current and resistance, and the electromotive forces EMF in a closed loop is equal to what, 0। इसका मतलब क्या, समीशन ऑफ आई इंटू आर। समीशन ऑफ आई इंटू आर यानी क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस। इसलिए लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले वो समझाया कि जो हम लोग वी भी लेते हैं ना, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आई इंटू आर। ओके, तो अगर उसको कैलकुलेट वैसे करते हैं तो लिखेंगे भी वैसे कि समीशन ऑफ आई इंटू आर प्लस समीशन ऑफ ऑल द ईएमएफ यानी क्या, तो सेल जो लगाए, जैसे आपने अभी मैंने एक सर्किट बनाया था जहाँ पे 2 सेल लगाए थे। ओके, यस, तो एक पर्टिकुलर लूप में कितने सेल है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस यानी ईएमएफ इन अ क्लोज सर्किट इज व्हाट, या इन अ क्लोज लूप इज व्हाट, इट इज 0। फिर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, हाँ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है, हालांकि उसका यूनिट वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट है यानी वोल्ट है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, भले ही वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन उसका जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे। ओके, तो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं ये जो सर्किट है ना वो बना लेता हूँ। ओके, इसके साइन कन्वेंशन भी रीड करेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। ओके, लेकिन ये जो सर्किट है ना वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये क्या बोला हुआ है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, ओके, डी, ए बी सी डी, ओके, ई उन्होंने यूज नहीं किया, एफ जी ए। ओके फाइन, तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, सी से लेके यहाँ पे एक उन्होंने सेल यू दिखाया हुआ है। ओके, फिर ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस है क्या, R1 R2 R3 R4। ओके, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है दैट इज R3, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो है आपका R4, और इधर भी मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ओके, दैट रेजिस्टेंस इज R5। ठीक है, वेरी गुड। और एक जो रेजिस्टेंस है वो, अच्छा ईएमएफ, अभी ईएमएफ की बात करेंगे, तो E1 एंड E2 इस तरह से लगाया हुआ है।
उन्होंने एप्सिलॉन का सिंबल दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली एप्सिलॉन यूज नहीं करते हैं। ओके, तो मैं E1 लिखता हूँ, एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, और इसको यहाँ पे E2 लिखता हूँ। ठीक है, यस। अच्छा, अभी फिलहाल जो नेमिंग किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो ABCDFG, ओके, ABCDFG, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ओके, चलो, तो बता नहीं सकते हो क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, ओके, वन में है ये। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे दो जंक्शन है, एक बी है और एक एफ है। जंक्शन तो हम लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर, जो ईएमएफ E1 है वो एक करंट प्रोड्यूस करेगा, वो जो करंट रहेगा उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग। ओके, तो अब टेक्स्ट बुक में ऐसा बताया हुआ है, ओके, हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाने वाले क्योंकि ये आपको ना कंफ्यूज करेगा। ओके, टेक्स्ट बुक में ऐसा बताया है E1 जो है वो करंट I1 दे रहा है, और E2 जो है वो करंट I2 दे रहा है, और I1 और I2 मिलके क्या हो रहा है, I3। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं। E1 आपको I1 दे रहा है, E2 आपको I2 दे रहा है। इधर I1 आएगा, इधर I2 आएगा, और जंक्शन बी पे I1 और I2 यूनाइट होके, ओके, नीचे इस तरह से ट्रेवल करेंगे, ओके, और ये जो करंट रहने वाला है दैट विल बी I3। ठीक है, और I3 वापस जंक्शन F पे क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा एज I1 एंड एज I2। ये समझे आपको, वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखाया हुआ है, देखो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 बन रहा है, और जंक्शन F पे वापस वो स्प्लिट हो रहा है एज I1 एंड I2। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो लूप में जो करंट था वो उसके पास वापस जाएगा। जैसे BCDFB, ओके, यस, तो BCDFB में बेसिकली जो करंट आ रहा था वो कौन सा था, I2 था। तो F से लेके D भी क्या फ्लो होगा, I2 फ्लो होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज B के अंदर आया, F से उतना ही चार्ज वापस क्या होगा, ओके, सेम लूप में फ्लो होगा। तो इधर अगर I2 फ्लो हो रहा है ना, पूरे लूप में I2 ही फ्लो होने वाला है, यहाँ पे पूरे लूप में I1 ही फ्लो होने वाला है। ओके, ये कर्सर को देखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये हम लोगों ने अभी प्रॉपर बना लिया है। तो यहाँ पे अभी हमारे जंक्शन कौन से हैं, जंक्शन बी एंड एफ, ये दो जंक्शन है। मैं सिंपली इतना लिख देता हूँ, ओके, बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, आई से जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो है I1 I2, ओके, दैट इज इक्वल टू वॉट, जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है दैट इज इक्वल टू वॉट, I3। और अगर मैं, ये तो अभी जंक्शन बी को अप्लाई किया, लेकिन जंक्शन एफ को अगर मैंने अप्लाई किया तो भी मुझे ये मिलेगा I3 विल बी इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। जंक्शन एफ में जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ओके, और कौन से करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो I1 एंड I2। बोलने का मतलब क्या है, दोनों आपको सेम ही इक्वेशन दे रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है, I3 इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। लेट अस से ये जो इक्वेशंस हैं वो वन एंड द सेम ही, उसको इक्वेशन वन बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है, ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। अब यहाँ पे हमारा मेन काम चालू होगा, ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो लूप दिया हुआ है, ओके, मैं अगर कोई लूप कंसिडर करूंगा ना तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। मैं ABFGA कंसिडर करता हूँ, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABFGA। आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने भी वही दिया है, गुड। कंसिडर द लूप ABFGA, ठीक है, यस। अब इसके आगे के जो इक्वेशन फॉर्म होते हैं ना वो हम लोग नहीं देखेंगे। स्क्रीन आप देख रहे हो, आपको कोई इक्वेशन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया हुआ है, ओके, यस। ये इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे यूजिंग व्हाट, साइन कन्वेंशन, ओके, यस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ IR, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, दिस इज योर लूप ABFGA, समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, IR को एक्सप्लोर करेंगे, ओके, यस। अब IR, तो आप बोलोगे सर ABFGA, A से लेके B जब जा रहे हैं ना,
ए से लेके बी, देखो एकदम सिंपल है, ए बी एफ जी ए, एकदम रोबोट जैसा जाना है अपने को। ए से लेके बी, ए से लेके बी जा रहे हैं तो बीच में क्या है भाई, R1 है, और R1 में से क्या फ्लो हो रहा है, I1, लिख दो यहाँ पे I1 R1, खत्म, टेंशन नहीं। ए से लेके बी, ए एंड बी के बीच में क्या है, R1, अरे R1 में फ्लो क्या हो रहा है, I1, I1 R1 लिख दो। सर आगे प्लस माइनस, बिल्कुल नहीं। अब बी से एफ जाएंगे, बी से लेके एफ क्या है, आप बोलोगे सर बी से लेके एफ है ना R5 है, लेकिन R5 में से फ्लो क्या हो रहा है, R5 में से फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 मिलके जो तैयार हो रहा है, दैट इज I3, लिख दो यहाँ पे I3 R5। सर I1 I2 का क्या करना है फिर, सर वो जो BC है, BC का क्या करना है, अरे BC क्यों लेना है अपने को, ये जो BC है ना, ये वाला पार्ट, ये आगे देखेंगे, अभी इसका टेंशन नहीं लेना है अपने को। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना सबमिशन, तो आप पहले ए से लेके बी तक जाओ, उसके बीच में क्या है R1, उसमें से फ्लो क्या हो रहा है I1, बी से लेके एफ क्या है R5, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है I3। अब एफ से लेके जी जाएंगे, एफ से लेके जी जब जाएंगे तो उसमें क्या है R3, और R3 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1, ये हो गया I1 R3, ओके, यस। और सर उसके बाद फिर है ना, वापस हम लोग जी से ए जाएंगे, ओके, क्योंकि देखो ए से बी हो चुका है, बी से एफ हो चुका है, एफ से जी हो चुका है, अब सर जी से ए बाकी है, लेकिन जी से ए जब जाते हैं ना सर, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन ईएमएफ सोर्स है, बिल्कुल सही, हमारा ये इसमें कंप्लीट हो गया। और जो ईएमएफ है सर वो एक ही है, तो सबमिशन लेने के लिए एटलीस्ट दो चाहिए, नहीं दो ईएमएफ नहीं, एक ईएमएफ रहा तो भी चलेगा, ईएमएफ नहीं भी रहा तो भी चलेगा, वहां पे +0 लिख देंगे हम। लेकिन अभी ये लूप के अंदर A B F G A, इसके अंदर एक ही ईएमएफ सोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1। अभी आप बोलोगे सर ये ना अधूरा लग रहा है, सर कुछ तो भी प्लस माइनस साइन लगाओ, कुछ तो भी लगाओ, प्लस माइनस साइन लगाने के लिए ही ना कन्वेंशन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लूप अप्लाई कर दिया है, और लूप सॉरी लॉ जो है वो लूप को अप्लाई कर दिया है, अब सिर्फ प्लस माइनस साइन लगाना बाकी है। अब वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कन्वेंशन रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला वाला जो कन्वेंशन है वो है सबमिशन आईआर के लिए, ओके, ध्यान से सुनना है। वाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रजिस्टर, वाइल ट्रेसिंग अ लूप हम लोग कैसे गए, ए से बी, ए से बी गए बराबर है, थ्रू विच रजिस्टर R1, ठीक है। वाइल ट्रेसिंग अ लूप हम लोग गए ए से बी, फिर गए बी से एफ, फिर गए एफ से जी, फिर वापस आए जी से ए, इस तरह से हम लोगों ने ट्रेस किया, जिसको हम लोग ट्रैवर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कभी आप ये शब्द सुनोगे ट्रैवर्स, कभी आप सुनोगे ट्रेस, कभी आप सुनोगे ट्रैवल, ओके, सबका मतलब एक ही है, ओके। चलो कन्वेंशन पढ़ते हैं। while tracing a loop through a register, if we are traveling, देखो, if we are traveling along the direction of conventional current, if we are traveling along the direction of conventional current, चेक करो तो बाबा, हम लोग जब ए से बी जा रहे थे, ओके, ये हमारा चॉइस था ना सर, हम लोग ए से बी जाते हैं, फिर बी से एफ, एफ से जी, जी से कोई दूसरा कोई स्टूडेंट होगा ना, वो बोलेगा नहीं सर मेरे को ऐसा नहीं जाना है, मैं ना ए से लेके जी तक जाता हूँ, जी से एफ जाता हूँ, एफ से बी जाता हूँ, और बी से ए जाता हूँ। उसका आंसर सही आएगा क्या, 100% सही आएगा। ये आपका चॉइस है, आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आप A B F G ऐसे भी जा सकते हो, या फिर A G F B A ऐसा भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ओके। So while traversing the loop, या while tracing the loop through a resistor, okay, if the direction of the conventional current, okay, yes, and the direction of the traveling are same, वही उन्होंने यहाँ पे दिया है, that is if we are traveling along the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is considered as negative। यानी हम लोग जो डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हैं, वही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, देखो हम लोग कैसे ट्रेस कर रहे हैं, मैं ए से बी उड़ी मार रहा हूं, जब मैं ए से बी उड़ी मार रहा हूं ना, तो मुझे दिख रहा है जो करंट है ना रियल में,
असली में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कन्वेंशनल करंट I1, इलेक्ट्रॉन करंट छोड़ दो, अभी अभी जो हम लोग सर्किट का करंट कंसीडर कर रहे हैं I1 कन्वेंशनल करंट, वो भी रियल में कैसे फ्लो हो रहा है, यानी वो कैसा फ्लो हो रहा है उतना ध्यान दो। वो फ्लो हो रहा है ए से बी, हम लोग जा रहे हैं ए से बी। ओके, वो भी कैसा फ्लो हो रहा है ए से बी, दोनों का सेम है। यहाँ पे माइनस साइन लगा, समझ में आया? ओके। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बी से ए जाते हैं, सपोज मैं उल्टा लूप अगर करता, मैं अगर ऐसा लिखता लूप को ए जी, ओके, एफ बी ए, उल्टा लूप को जाता मैं, तो हमारा इक्वेशन कैसा आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स वापस मैं लिख देता हूँ। अगर हम लोग, ओके, यस, सपोज उल्टे लूप में जाते हैं, तो उल्टे लूप का एंड कहाँ पे होता है, देखो तो बी से ए, बी से ए जाते हैं, वहां पे करंट कैसा आ रहा है, हम लोग बी से ए जा रहे हैं लेकिन करंट कैसे आ रहा है ए से बी, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाते हैं। आया आपको समझ में? ओके। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये जो दूसरा लूप है ना, या जो उल्टा लिखा है मैंने, उसको मैं इरेज कर देता हूँ, वरना आपको ना कंफ्यूजन होगा। सो पहला साइन कन्वेंशन जो है, ओके, पहला साइन कन्वेंशन जो है दैट इज फॉर सबमिशन आई आर, while tracing the loop or traversing the loop, if the direction of the conventional current and the direction of the tracing are same, then the potential drop is considered as negative, वरना positive. Okay, yes, वही दिया हुआ है आपको। If the loop is traced against the direction of conventional current, then the potential difference is considered positive. यानी अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो पॉजिटिव। ओके, चलो वही हम लोग देख लेते हैं। अब ए से बी गए हम लोग, अब अगला कहाँ से जाएगी, बी से लेके एफ तक। बी से लेके एफ तक क्या फ्लो हो रहा है, I3, देखो ये I3 फ्लो हो रहा है, R5। हम लोग भी बी से एफ जा रहे हैं, I3 भी बी से एफ जा रहा है, नेगेटिव साइन लगा दो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अगला जो है वो एफ से जी है। हम लोग एफ से जी जा रहे हैं, I3 भी कैसे जा रहा है, ओके, एक मिनट पे, नहीं ये I3 नहीं है, दिस इज I1। ओके, हम लोग एफ से जी जा रहे हैं। ओके, एफ से जी कौन सा रेजिस्टेंस है, R3, और उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, I1। हम लोग एफ से जी जा रहे हैं, I1 भी एफ से जी जा रहा है, वापस क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ओके, बस, तो IR का सब हो चुका है। अब आती है बारी E1 की। ओके, तो अभी पहला कन्वेंशन जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए था, अब जो दूसरा कन्वेंशन है वो क्या है, वो EMF के लिए। ओके, अभी आप बोलोगे सर EMF के लिए और कंफ्यूजिंग होगा, बिल्कुल नहीं। The EMF of an electrical source is considered positive while tracing the loop within the source from negative terminal of the source to the positive. Okay, it is taken negative while tracing within the source from positive to negative. नहीं आ रहा है समझ में, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ईएमएफ के लिए कन्वेंशन क्या है, ईएमएफ के लिए कन्वेंशन ऐसा है कि अगर आप लूप ट्रेस कर रहे हो, आप ए से बी गए, बी से एफ गए, एफ से जी गए, और जब आप जी से ए जा रहे हो ना, तो बीच में सेल आ गया। अगर सेल का नेगेटिव पहले आता है और पॉजिटिव बाद में आता है, ओके, तो अभी ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा बता देता हूं मैं। ये हुआ आपका पॉइंट ए, ओके, ये हुआ आपका सेल, ये हुआ आपका पॉइंट जी। आप अभी जी से ए के तरफ जा रहे हो, जब आप जी से ए के तरफ जा रहे हो तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जी से ए के तरफ जाते वक्त नेगेटिव पहले लग रहा है और फिर क्या लग रहा है, पॉजिटिव। समझा? यानी अगर आप कन्वेंशनल करंट होते हैं तो आप कैसे फ्लो होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। सेल के अंदर कैसे जा रहे हो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। आपने सोचा कि सेल को है ना आर पार करना है अपने को, सेल को आर पार करते वक्त, ओके, जब आप पॉइंट जी से जा रहे हो तो सेल का पहले क्या लग रहा है, नेगेटिव, और बाद में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दिस विल बी वॉट, प्लस E1। ये आपको आ रहा है समझ में? वही आपका कन्वेंशन है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में बोल देता हूँ, चाहिए तो ये कन्वेंशन लिख लो। ओके,
पोटेंशियल डिफरेंस का तो बताया मैंने, ओके। ईएमएफ का कन्वेंशन क्या रहेगा, व्हाइल ट्रैवर्सिंग द लूप, ओके, यस, इफ you contact the negative of the cell, okay, prior to the positive, you contact negative of the cell prior to the positive, okay, and you are traveling inside the cell, यानी आप वो बाहर से नहीं जा रहे हो। देखो दो तरह से हम लोग जा सकते हैं सेल। ये हुआ एक्सटर्नली ट्रैवल करना, ए से लेके बी, बी से लेके एफ, ओके। तो ये सेल आपने एक्सटर्नली आपने कांटेक्ट किया है पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये हुआ इंटरनली, देखो लाइक दिस, अंदर से, ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। तो वाइल ट्रैवलिंग, अगर पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है थ्रू द सेल, तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ क्या रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव। तो आपका ये बन जाएगा E1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये सब नेगेटिव टर्म्स को RHS पे ले लेते हैं, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस अगेन I1 R3। अभी आप बोलोगे सर इसमें है ना जो I1 है वो कॉमन ले सकते हैं, तो मैं बोलूँगा I1 ब्रैकेट R1 प्लस R3 प्लस I3 इंटू R5, ठीक है, यस। अभी आप बोलोगे सर I2 कहाँ पे भी नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया I2, क्योंकि I2 जो है ना वो ये लूप में है ही नहीं, I2 ये वाले लूप में, B C D F B, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यस। सो ये इक्वेशन है I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, ठीक है, यस। एनीवे अब एक और लूप है BFDCB, ओके, यस। तो इन्होंने क्या किया ना, पहला वाला लूप क्लॉकवाइज में कंसीडर किया, और दूसरा वाला लूप उन्होंने ऐसे ही, चलो एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं, ओके। तो वो लूप कौन सा है, BFDCB, उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज में करके देखा, ओके, और फिर उनका आंसर कुछ इस तरह से आया, ठीक है। तो अभी ये जो लूप है हम लोग भी ट्राई करेंगे, ओके। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ लूप, उन्होंने कौन सा लूप लिया है, BFDCB, दिस वन, ओके, BFDCB, B से लेके F, F से लेके D, D से लेके C, C से लेके B, बराबर है, ओके। ये उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज किया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे इसको, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये आपके ऊपर है, आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, प्रूव करके बताता हूँ। ये देखो ये लूप लिया उन्होंने, लूप लिया है BFDCB, ओके। लेकिन सिंस हम लोगों ने ये क्लॉकवाइज किया है ना, हम लोग ये भी क्लॉकवाइज करेंगे, तो आप देखो ये BFDCB है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लाइक दिस। हम लोग को ऐसा करना है क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है। तो ये लूप का इक्विवेलेंट क्या है, इसका उल्टा लिखो, B से C, C से D, D से F, F से B, BCDFB। अब देखो, हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा समीशन ऑफ IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू 0, ओके। ये वाले लूप पे ध्यान देना है, BCDFB, ओके। देखो हम लोग अब इसको क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहे हैं, जब मैं B से C जा रहा हूँ, B से C बीच में क्या आ रहा है, R2, साइन बिन छोड़ दो, अभी कन्वेंशन बाद में देखेंगे, ओके। चाहिए तो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, रेड वाला कलर यूज करता हूँ, ठीक है, हाँ। मैं B से C जा रहा हूँ, ओके। B से C जाते वक्त, और टेक्स्ट बुक में वो लोग पहले B से F गए, अपन टेक्स्ट बुक का भी सॉल्व करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, ओके। लेकिन मैं अभी आपको क्या है ना, जो मेथड से पहले अपन ने सॉल्व किया ना उससे प्रूव करके बता रहा हूँ कि आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर सेम आएगा अगर आप प्रॉपर कन्वेंशन लगा रहे हो। B से C जा रहे हैं, ओके। मैंने आपको क्या बोला है, पहले चेक करो कौन सा रेजिस्टेंस लग रहा है, R2, कोई टेंशन नहीं, R2 लग रहा है, ठीक है। R2 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। सर वो करंट का डायरेक्शन है ना, लेकिन डायरेक्शन भूल जाओ, छोड़ो, अभी सिर्फ मैंने I2 R2 लिखा है, साइन बाद में लगाएंगे। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, B से C के बाद C से D जाएंगे, तो C से D ना EMF आ रहा है, क्या करने का, लिखने का क्या, मैं बोलूँगा नहीं, पहले सब है ना, जितने भी IR है ना उससे निपटेंगे, EMF को आखिरी में देखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो C से D कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग D से F जाते हैं, D से F क्या है, R4, वेरी गुड, और उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, ठीक है। सर उसके बाद है ना F से B है, F से B जब जा रहे हो ना, F से B क्या है, R5, सर लेकिन R5 में से है ना
I1 एंड I2 का कॉम्बिनेशन फ्लो हो रहा है I3, ठीक है, लिख दो I3। सर साइन क्या लगाना है, टेंशन मत लो। ओके, यस सर, ये तो अभी आपने सबमिशन IR ले लिया, सबमिशन ई ले लेते हैं, बिल्कुल लेंगे। सबमिशन ई जब लेते हैं तो मैं BCDFB को देखता हूँ, मैं बोलूँगा अरे इसमें एक ही जगह पे सेल लगा हुआ है, C से लेके D तक, ठीक है। सर लिख ले E2, लिख लेते E2। सर E1, अरे E1 क्यों लेना है, E1 लेना ही नहीं है, हमें ये लूप देखना है, B से लेके C, C से D, D से F, F से B, इसमें से V2 है। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 0, ठीक है। अब हम लोग ना साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ओके, यस, पहले IR के लिए यूज करेंगे। ओके, while traversing the loop or while tracing the loop, if the direction of the conventional current and the direction of the tracing are same, then the potential difference must be taken as negative or else positive। अगर आप B से C जा रहे हो और कन्वेंशनल करंट का सेम डायरेक्शन होता होता तो हम लोग क्या लेते हैं करंट को, ओके, या जो IR है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप B से C जा रहे हो, लेकिन कन्वेंशनल करंट कैसा है, I2 उल्टा जा रहा है, C से B आ रहा है। देखो I2 जो है ना वो C से B की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे लोगे प्लस साइन। इधर हम लोगों ने क्या लिया था, माइनस। क्यों, जब आप A से B जा रहे थे तो I1 का भी डायरेक्शन कैसा था, A से B। लेकिन अभी आप जब B से C जा रहे हो तो I2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए प्लस लिया मैंने, ठीक है। I2R4 देखते हैं। सर हम लोग ना D से F जब जाते हैं, ओके, तो D से F जब जाते हैं तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जो I2 है वो ऐसा आ रहा है, F से D, अपोजिट है ना, प्लस लगा दो। सर अभी I3 की बारी है, ठीक है, ठीक है। सर हम लोग जब F से B जा रहे हैं, देखो सर आपने ये लूप लिखा है ना, हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं BCDFP। अब जब F से B जा रहे हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये करंट ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, अपोजिट आ रहा है ना, प्लस साइन लगा दो। सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस साइन, लेकिन अभी अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस साइन। सर ये तो जा रहा है दिमाग में। सर E2 का क्या साइन रहेगा, एकदम सिंपल है, वाइल ट्रेवर्सिंग द लूप, लूप कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, B से C, C से D। सर हम लोग ना C से D ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ, C से D नीचे की तरफ आ रहे हैं, और पहले आपको पॉजिटिव लग रहा है और फिर नेगेटिव। सर लास्ट वाले इसमें क्या हुआ था ना, हम लोग ना G से A आ रहे थे, G से A आते वक्त सेल का पहले नेगेटिव लगा और फिर पॉजिटिव लगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्लस कंसीडर किया था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सेल का पॉजिटिव पहले लग रहा है और फिर क्या लगने वाला है, नेगेटिव, तो इसलिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। समझ में आया आपको, यही तो कन्वेंशन है। अभी आप पूछोगे सर ये ना सेल का समझ में नहीं आ रहा है, पहले पॉजिटिव लग रहा है और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव अगर पहले लग रहा है ना तो पॉजिटिव क्या करने वाला है ना, करंट सेंड करेगा, आप वो करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए उसको हम लोगों ने -E2 लिखा है। लॉजिक आ रहा है समझ में, ओके। ये देखो ये जो E2 है ना वो I2 भेज रहा है, तो E2 जो कन्वेंशनल करंट भेजेगा ना, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए ये E2 आपको अपोज करेगा, E2 आपको अपोज करेगा तो वो नेगेटिव है। यहाँ पे आपको E1 क्या करेगा ना, सपोर्ट करेगा। सिंपल ध्यान में रखो, आप जो डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो उसमें अगर सेल का पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव, ओके, ये देखो। लेकिन अगर सेल का पॉजिटिव पहले लगता है और फिर नेगेटिव, आपका आएगा -E2, ठीक है। अब इसको रीअरेंज किया तो -E2 को यहाँ पे ले लेते हो, आपको मिलेगा I2R2 प्लस I2R4 प्लस I3R5 इज इक्वल टू वॉट, प्लस E2। दिस इज नथिंग बट योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दो अलग अलग लूप को हम लोगों ने ये किया है, और यहाँ पे मैंने इनफैक्ट सेम क्लॉकवाइज ही कंसिडर किया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो लूप दिया था ना वो एंटी क्लॉकवाइज दिया था। देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज का उनका रिजल्ट क्या आता है। E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I3R5 प्लस I2R4। देखो तो हमारे यहाँ है क्या ऐसा कुछ, E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I3R5 प्लस I2R4, सेम है। चेक करो ये वाला रिजल्ट और टेक्स्ट बुक का रिजल्ट, दोनों क्या है, सेम है। यस, तो उन्होंने वही बोला है, नाउ कंसीडर लूप BFDCP इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि आपने क्लॉकवाइज भी किया रहता ना तो भी सेम आंसर आता, बिकॉज एट द एंड लूप है, आप ऐसे घूमो ऐसे घूमो, ठीक है। आप घूम रहे हो, करंट जैसा घूमना है ना, करंट वैसा ही घूम रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता है, इक्वेशन फाइनली सेम आएगा, ठीक है। यस, एनीवे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये इसको अच्छे से एक बार देख लेना है,
EMF का वापस मैं रीड करता हूँ. The EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from negative terminal of the source to the positive. यानी अगर आप पहले नेगेटिव को लगते हो विद इन द सोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं. जैसे यहां पे I1 है विद इन द सोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां से यहां. ये क्लियर है? ओके. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? ओके, पॉजिटिव. एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव while tracing within the source from positive to negative. within the source यानी क्या? तो आप C से लेके D तक जा रहे हो. within the source, source के अंदर से आपको पहले पॉजिटिव लग रहा है, ओके, टू द नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एकदम सिंपल लॉजिक में लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है. अगर आप लूप को ट्रेस कर रहे हो और उसका पहले नेगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, यानी आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, ऐसे केस में आपने EMF क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव. और यदि पॉजिटिव पहले लग रहा है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो EMF क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव. ठीक है? यस. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया आज का. ठीक है? यस. अब इसमें ये जो पार्ट है वो रीड कर लेते हैं. Steps usually followed while solving a problem using Kirchhoff's law. Choose some direction of the currents. Reduce the number of variables using Kirchhoff's first law. Determine the number of independent loops. Apply voltage law to all the independent loops. Okay. Solve the equation obtained simultaneously. In case the answer of the current variable is negative, the conventional current is flowing in the direction opposite to that chosen by us. अभी आप बोलोगे सर ये सब क्या, ये लर्न करने? नहीं, ये जो स्टेप्स है ना, जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको मैं ये स्टेप्स प्रॉपरली बताऊंगा. ठीक है? यस. एनीवे, ये जो आपको दिया हुआ है, ओके, लेवेंडर या जो भी वॉयलेट इसमें दिया हुआ है, वो आप लोगों ने एक बार अच्छे से रीड कर लेना है. ठीक है? यस. आई होप आपको आज का जितना भी मैंने सिखाया समझ में आया. तो आज हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया है. ठीक है? इसको वापस एक बार अच्छे से करो, खुद एक बार ट्राई करके देखो आ रहा है क्या. क्लॉकवाइज भी करके देखो, एंटी क्लॉकवाइज भी करके देखो. ठीक है? यस. और कोई अगर आपको डाउट आया, प्रॉब्लम आया तो प्लीज़ मुझे बताना है. ठीक है? आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं.